भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग्य विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के सभी आचार्यगण, पूर्वाचार्य डॉक्टर भूप सिंह जी, सभी छात्र और छात्राएं, अन्य उपस्थित महानुभाव, आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी हमारे ट्रस्टी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और भी फिजिक्स के प्रोफेसर हमारे ट्रस्टी हैं। DRDO इसरो के साइंटिस्ट कुछ व्यक्तिगत रूप से इनमें से जुड़े हुए हैं। बार्क और TIFR, NPL, इनसे मेरी बहुत चर्चा हुई फिजिक्स में। डॉक्टर साहब कह रहे थे साइंस ने बहुत कुछ बदला। पिछले 100 वर्ष पहले का कालखंड देखें तो साइंस ने बहुत बदल दिया। आने जाने के साधन, सूचना तंत्र, युद्धक विमान, बहुत सारी सुख सुविधाएं बहुत बदली। बैलगाड़ियों से हम गगनयान बनाने लगे, मंगल पर अपने यान भेजने लगे, चंद्रमा मंगल पर यात्रा करने की तैयारी भी करने लगे। सूचना तंत्र में आज कुछ गुप्त नहीं रहा, तुरंत सूचना कहीं भी आ जा सकती है। बंद कैसे? इन सब सुविधाओं के लिए इसका श्रेय जाना किसको चाहिए? मैं समझता हूं इसका श्रेय मिलना चाहिए भौतिक विज्ञान को, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के पीछे भौतिक विज्ञान खड़ा है, उसके सिद्धांत खड़े हैं। तो संपूर्ण सुविधाओं का श्रेय, संपूर्ण विकास का श्रेय भौतिक विज्ञान फिजिक्स को जाता है। अब दूसरी ओर देखें कि इन 100 वर्षों में हमने जल को प्रदूषित किया, वायु को प्रदूषित किया, भूमि को प्रदूषित किया, अन्न को प्रदूषित किया। अब हमारे शरीरों में भी प्रदूषण चला गया, स्पेस को प्रदूषित किया, स्पेस से सूक्ष्म चीज होते मनस्तत्व, उसको भी प्रदूषित किया। और इसके कारण संसार में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। बड़े बड़े विकसित देश चक्रवात तूफानों के सामने, भूकंप के सामने, दावानल के सामने नतमस्तक देखे जाते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग हो, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया में लगी आग हो, कहीं के भी भूकंप सुनामी हो, कहीं के भी चक्रवात हो। कितने बड़े चक्रवात अमेरिका में आते हैं, भारत में तो इतने बड़े आते भी नहीं है, छतें भी उड़ जाती हैं वहां। रोगों की संख्या बढ़ रही हो, प्रतिरोधक क्षमता घट रही हो, अशांति सब जगह छाई हो, फिर इसका श्रेय किसको मिलेगा? इसके लिए उत्तरदायी कौन है? सुविधाओं के लिए उत्तरदायी भौतिक विज्ञान है, तो दुविधा के लिए उत्तरदायी भी भौतिक विज्ञान को ही मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? विज्ञान ने अपने को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया कि विज्ञान क्या है। आप विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा या मैथ के द्वारा इस ब्रह्मांड को समझने की जो प्रक्रिया है वो उसको साइंस, फिजिक्स कहते हैं।
केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी आदि ये सब फिजिक्स के बाद आते हैं। इन सभी साइंस का बेस फिजिक्स है। मेडिकल साइंस में फिजियोलॉजी में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ फिजिक्स आ जाता है, बायो फिजिक्स आएगा, बायो फिजिक्स से आगे फिर अपना फिजिक्स आ जाएगा। फिजिक्स के बिना साइंस की किसी भी शाखा का काम नहीं चल सकता। सबके पीछे फिजिक्स खड़ा है, इसलिए सबका उत्तरदायी फिजिक्स ही है। चाहे सुख पैदा हुआ हो अथवा दुख पैदा हुआ हो, विकास हो अथवा विनाश हो, सबका उत्तरदायी फिजिक्स है। तो हमने जो परिभाषा दी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मैथ के द्वारा सृष्टि को समझना ही फिजिक्स है, वहां गलती कर ली। हॉकिंग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया हुआ भी कोई सिद्धांत प्रोविजनल ही है, प्रोविजनल। 50 एक्सपेरिमेंट उसको सिद्ध कर दें तो एक एक्सपेरिमेंट अगर उसको असिद्ध कर दे तो असिद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए कहते हैं फिजिक्स डायनामिक है, साइंस डायनामिक है, बदलती रहती। बदलती इसलिए है कि कहीं ना कहीं अधूरापन है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, मिस्टेक है कहीं। जब हम किसी रास्ते में जाते हैं जीपीएस से और कहीं भूल जाते हैं तो फिर मुड़ना पड़ता है। अगर हम मुड़े हैं इसका मतलब हम भूले हैं कहीं। अगर भूले नहीं तो हम सीधे जा रहे होते। अगर हम साइंस कभी मुड़ के देख रहा है, बदल रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं गलती हुई है या कहीं अधूरापन रह गया है। अधूरापन को गलती नहीं कह सकते, पर अधूरापन को अधूरापन तो कहेंगे। गलती भी होती। बिग बैंग थ्योरी के संबंध में आपको अनेकों रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के खंडन में भी तो रिसर्च पेपर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कुछ साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं तो कुछ इटर्नल यूनिवर्स भी मानते हैं, कुछ स्पेस का एक्सपेंड होना मानते हैं तो कुछ ऐसा मानते हैं स्पेस एक्सपेंड नहीं होता है। दोनों ही थ्योरी चल रही हैं, दोनों में से दोनों तो ही नहीं हो सकती। दोनों के अपने एक्सपेरिमेंट होंगे, नहीं होंगे तो ऑब्जर्वेशन हो, नहीं होगा तो मैथ होगा। फिर दोनों कैसे चल रहे हैं? विज्ञान में, साइंस में दुविधा नहीं होनी चाहिए, विकल्प नहीं हो सकता। हम किसी बात को मॉडिफाई तो कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। बदले हैं तो गलती हुई है। और साइंस बदलता भी है, संशोधित तो होता है लेकिन बदलता भी। दो विरुद्ध मत भी चलते हैं। फिलोसफी में चलेंगे विरुद्ध मत, राजनीति शास्त्र में चलेंगे, समाज शास्त्र में चलेंगे, दूसरे शास्त्रों में चलेंगे, लेकिन साइंस में अगर दो विरुद्ध मत चल रहे हैं इसका अर्थ कहीं गड़बड़ है। उसका गड़बड़ क्यों है? प्रयोगों की अपनी एक सीमा होती है। जितनी टेक्नोलॉजी विकसित होगी उतने ही गहराई में हम प्रयोग कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। हमारे पास मीटर स्केल भी न हो तो इस छत को भी नहीं नाप सकते कितनी ऊंचाई है, और बनाने वाला बता दे कि इस ऊंचाई 4 मीटर है तो हम मानेंगे नहीं कि हमारे पास स्केल नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन बनाने वाला बता रहा है, नहीं मानेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो जिसको नापने का हमारे पास साधन नहीं हो, जिसको जानने का हमारे पास साधन नहीं हो, उसको हम कैसे कह देंगे कि साइंस नहीं है? ये साइंस की एक बाउंड्री है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती रहेगी साइंस बदलता रहेगा। और दूसरा, साइंस की परिभाषा में यह भी कहीं नहीं आता कि उस साइंस के द्वारा किसी को सुख दिया जाए, दुख दिया जाए, ये परिभाषा नहीं बताती। ये साइंस का विषय नहीं है। साइंस प्रयोग कर रहा है, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? भूकंप आवे या सुनामी आवे, अथवा हमारे जीन बदल जाएं, अथवा बीजों के जीन बदल दें, बीजों को हानिकारक बना दें, व्यापारिक उद्देश्यों के कारण रिसर्च हो, और मनुष्य चाहे कैंसर से पीड़ित हो, चाहे कुछ भी हो,
हमें छेड़छाड़ करनी है क्योंकि हमें जानना है, छेड़छाड़ करनी है प्रकृति से। ये साइंस नहीं है, कहीं मिस्टेक है। क्यों हुई ये मिस्टेक? उधर ऋषि दयानंद की परिभाषा देखें। ऋषि दयानंद को हम लोग सोचते हैं कि एक साधु थे, सन्यासी थे, समाज सुधारक थे, स्वराज्य का उद्घोष किया। मात्र यही दयानंद नहीं है। उन्होंने जो विज्ञान की परिभाषा दी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दुनिया में। उन्होंने कहा ज्ञान कर्म उपासना से सृष्टि को कैसे जानना? ज्ञान से। ज्ञान को कैसे मानेंगे आप? पूर्व वैज्ञानिकों के किए हुए अनुसंधान, पूर्व ऋषियों के किए हुए अनुसंधान को हम पढ़ें, ये ज्ञान है। और मैथ भी उसमें एक है। अब न्यूटन को प्रमाण मान के चलते हैं, आइंस्टीन को चलते हैं, फाइनमैन को चलते हैं, मैक्स प्लैंक को चलते हैं। उन्होंने जो कहा उसे मानते हैं। और मैथ ये है ज्ञान। ऋषियों ने कहा वह है ज्ञान। उन्होंने देखा, हमने नहीं देखा, उनको माना। फिर ऋषि कहते कर्म। आज का साइंस की जो प्रक्रिया है, प्रयोग, परीक्षण, प्रेक्षण, ये कर्म में आ जाती है। लेकिन इसके आगे नहीं, इसके आगे वहां बाउंड्री नहीं है। उसके आगे उन्होंने कहा उपासना। जब कर्म से, प्रयोगों से, परीक्षणों से, मैथ से अगर कोई बात अच्छी तरह नहीं समझी जाए, कहीं शंकाएं, संदेह हों, तुम उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अंतः प्रज्ञा से जानना चाहिए, तर्क से जानना चाहिए, ऊहा से जानना चाहिए। बिना ऊहा और तर्क के साइंस का विकास नहीं हो सकता। न्यूटन ने सेब को गिरते देखा, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं कि पहले गुरुत्वाकर्षण को भारत में कोई नहीं जानता, वो चर्चा मैं नहीं करूंगा। पर न्यूटन एक विचारक था, उन्होंने देखा, औरों ने भी देखा होगा। लेकिन न्यूटन के अंदर एक तार्किक क्षमता थी, ऊहा शक्ति थी, जिस कारण वो उसके पीछे पड़ गए कि अवश्य कोई कारण है। चाहे जेम्स वाट ने देखा, उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। तो तर्क और ऊहा अगर नहीं है तो हमारे प्रयोग, परीक्षण भी गलत परिणाम ला सकते हैं और लाते हैं। कोई रोगी हो और उसका डायग्नोसिस कराइए, सारे टेस्ट कराइए, पैथोलॉजी, MRI, CT जो भी कराइए, और करा करके 10 फिजिशियन को दिखाइए। 10 फिजिशियन का एक जैसा डायग्नोसिस नहीं होगा, एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रेस्क्रिप्शन एक जैसा नहीं होगा। जो फिजिशियन जितना अच्छा, उच्च बुद्धि वाला है, वो उतनी अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। क्या कारण है? भिवानी में नहीं होगा तो दिल्ली जाते हैं, क्यों? गुड़गांव जाते हैं, मेदांता कौन सा हॉस्पिटल, वहां क्यों जाते हैं? डिग्रियां सब MD हैं। तो उनके प्रतिभा, उस प्रतिभा से उन जांच को, रिपोर्ट्स को देख करके अलग अलग डायग्नोसिस करते हैं, अलग अलग दवाइयां लिखते हैं। वैसे एक ही प्रयोग कैसी प्रतिभा है, किस वैज्ञानिक की, किस छात्र की, वो उस प्रकार सृष्टि की व्याख्या करता है। इसलिए उपासना आवश्यक है। ध्यान करिए, सोचिए, वैचारिक प्रयोग करिए, थॉट एक्सपेरिमेंट करिए, बहुत कुछ हल निकलेंगे। और मैक्स बोर्न कहता था थ्योरेटिकल फिजिक्स वास्तव में फिलोसफी है। फिलोसफी अलग नहीं है। फिजिक्स का जन्म फिलोसफी से होता है, फिजिक्स का एंड भी फिलोसफी में होता है। जहां सीमा नहीं जाती यंत्रों की, वहां फिलोसफी शुरू होती है, और फिलोसफी से जन्म भी होता है। फिर ऋषि ने एक बात और कही कि साइंस, विज्ञान उसको कहते हैं जिससे सबका हित होवे। सृष्टि को जानो, ब्रह्मांड को जानो, जान करके सबके हित में उपयोग करें, वह है विज्ञान। सबके हित में उपयोग, ये विज्ञान की परिभाषा में ऋषि दयानंद ने लिखा है। आज ये परिभाषा साइंस के पास होती तो विश्व में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बन रही होती है कि विश्व के वैज्ञानिक ही कह रहे हैं कि धरती रहने लायक नहीं है। स्टीफन हॉकिंग मरते मरते कह गए कि 100 साल में धरती पर मनुष्य नहीं रहेगा, दूसरी गैलेक्सी ढूंढो। इसको तो हमने गंदा कर दिया, अब दूसरे घर को गंदा करेंगे।
एक घर किराए पर लिया था, गंदा करके छोड़े, दूसरा कमरा ढूंढो, उसको भी गंदा करेंगे। हमें रहना ही नहीं आया धरती पर। रहना इसलिए नहीं आया कि हमने एक बाउंड्री बना ली कि जिसको हम प्रत्यक्ष देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे, उसी को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और किसी का हित हो या अहित हो, हम करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, वो हम करेंगे। दूसरी बात, हमारी सीमाएं फोटोन, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, इनको क्या मानती है, फंडामेंटल मानती है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल किसको कह सकते हैं? पॉजिट्रॉन भी एलिमेंट्री है और इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट्री है ना। पॉजिट्रॉन और एलिमेंट्री दोनों ही पार्टिकल एलिमेंट्री हैं, तो दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर क्यों है? सभी गुण एक हैं, लेकिन एक अंतर है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव है। क्वार्क भी एलिमेंट्री है, इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट्री है। क्वार्क में चार्ज भी अलग है और मास भी अलग है। फोटोन भी एलिमेंट्री है, जिसमें आप चार्ज नहीं मानते, वह भी एलिमेंट्री है, मास भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी एलिमेंट्री। ये सब एलिमेंट्री कैसे हो गई? अगर हम पूछे कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, आप कहेंगे चार्ज का अंतर है, पॉजिटिव में। पर क्यों है वो? एक शक्कर रखी है मिश्री और एक नमक की डेली रखी है, दोनों दूर से तो एक जैसी दिखेंगी, लेकिन जब चखेंगे तो एक मीठा एक नमकीन। मीठा नमकीन में अंतर क्यों है? क्यों एक मीठा, क्यों एक नमकीन है? आप कहेंगे इसके कंटेंट अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। जब कंटेंट स्ट्रक्चर अलग होने से ही प्रॉपर्टी में अंतर आता है, इसका अर्थ हुआ कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के कोई कंटेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर कुछ है, जिसके कारण उनके गुणों में अंतर है। फोटोन, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क, इन सब के स्ट्रक्चर हैं, इन सब के कंटेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इनमें अलग अलग गुण हैं। जिसका स्ट्रक्चर है, जिसके कंटेंट हैं, वो एलिमेंट ही नहीं हो सकता। हमने इनको एलिमेंट मान के भूल की, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्ट्रूमेंट उससे आगे देख ही नहीं सकते, वो हमने विराम लगा दिया। अगर इस पे तर्क और ऊहा से सोचते, इस तरह से सोचते कि एलिमेंट्री तो नहीं है, एलिमेंट्री वही होगा जहां सब एक सा हो, डिफरेंस बिल्कुल नहीं हो, जिससे सूक्ष्म हो नहीं सकता, वो एलिमेंट्री हो सकता है। ऐसी चीज कौन सी है? इसको वैदिक साइंस कहती है, वैदिक फिजिक्स कहती है कि उसको कहते हैं प्रकृति। एक ऐसा मटेरियल जिससे सूक्ष्म कुछ नहीं होता, जिसमें कोई कंटेंट ऐसा नहीं होता जिनमें पारस्परिक कोई संबंध हो। एक कंटेंट ये है, एक कंटेंट में जी है, एक कंटेंट वो है, इनके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इटर्नल हो सकते हैं। अगर ये इटर्नल है, एक गिलास इटर्नल है, हर गिलास स्वतंत्र है, तो हजारों गिलास भी इटर्नल हो सकते हैं। अगर एक इटर्नल है, इसका कोई कंटेंट नहीं है तो, लेकिन इसमें कोई इंटरेक्शन है तो इटर्नल नहीं हो सकते। इनको दोनों को जोड़ दें, वो जोड़ा हुआ संयुक्त रूप इटर्नल नहीं हो सकता। ऐसा पदार्थ जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने महाभारत में इसके 30 प्रॉपर्टी बताई, 30। एक बार मैंने, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी थे, हमारा व्याख्यान था, सबसे पहले मैंने वैदिक रश्मि थ्योरी प्रस्तुत की थी BHU में, जो हमारा पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ, वेद विज्ञान आलोक, जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने 20 जून 2018 को किया था। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी उस समय बागपत से सांसद थे, मिनिस्टर भी थे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, वो हमारे प्रधान संरक्षक है ट्रस्ट के। उनको मैं कहा कि इसको मैं विश्व के वैज्ञानिकों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो BHU में कॉन्फ्रेंस कराई। 2 घंटा हमारा व्याख्यान था इसी पर, क्योंकि ये थ्योरी पहली बार प्रस्तुत हुई तो बहुत समय लगा। प्रोफेसर नार्लिकर जी से मैंने पूछा उनके लेक्चर के बाद, प्रोफेसर नार्लिकर साहब, क्या इटर्नल वो
इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स साइंस बता सकता है? उन्होंने कहा स्वामी जी इसको कोई नहीं जानता। धमाके से सृष्टि बनी, धमाके से पहले कहते टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, तो क्या बताएं, टाइम नहीं था तो बातें नहीं करनी पहले क्या था, तो टाइम होता क्या है? अगर हमें पता है कि टाइम वहां से शुरू हुआ, इसका अर्थ हम जानते हैं कि टाइम होता है, वो वहां से शुरू हो गया। टाइम की कोई परिभाषा मैंने तो नहीं पढ़ी, बार्क में भी गया, टीएफआर में भी गया, एनपीएल के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत राम वर्मा जी से भी बात हुई डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में, पीआरएल अहमदाबाद के प्रोफेसर वैज्ञानिकों से भी बात हुई, लेकिन टाइम क्या है ये कहीं परिभाषा नहीं। स्टीवन हॉकिंग के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और भी टाइम की पुस्तकें पढ़ी, मैंने सोचा यहाँ कुछ मिलेगा, टाइम की कोई परिभाषा मिलेगी, लेकिन टाइम की परिभाषा कहीं नहीं। हिस्ट्री ऑफ टाइम में बिग बैंग शुरू हो जाता है कि यहां से टाइम शुरू हो गया, शुरू हुआ क्या, और टाइम नहीं था तो टाइम आया कहां से, स्पेस आया कहां से, वो क्या है, कोई उत्तर नहीं है। जब मैंने ये अपने ग्रंथ नहीं लिखा था तो मैं भावा और टाटा में इसलिए जाया करता था कि मैं जानता था, मैं चाहता था कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उनको हम जानें, और जान करके फिर वैदिक फिजिक्स हम आगे विकसित करें, उससे उनका समाधान निकाल के उनको बताएं। उससे क्या होगा, आज के फिजिक्स को आगे बढ़ने के लिए कुछ बिंदु मिलेंगे और वेदों की प्रतिष्ठा उनमें होगी तो विश्व में होगी। और जो साइंटिफिक ग्रंथ होता है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता, साइंस पर किसी की वापती नहीं है, न किसी देश की है न किसी वर्ग की है। ऐसे वेद, अगर वेद साइंस है, वेद में विज्ञान नहीं, वेद विज्ञान ही है, वेद साइंस ही है, तो फिर वेद सबकी संपत्ति है। अगर कोई कहता हमारी नहीं है तो उसका दुर्भाग्य इसलिए है कि कोई बहुत बड़े खजाने को कह रहा हो कि नहीं मैं इसका मालिक नहीं। अरे आप भी मालिक हो, हम तो कह रहे हैं आप भी मालिक हो इसके, कि हम नहीं है, तो दुर्भाग्य होगा ना। अगर बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा को कोई कहे कि ये सबके लिए है, कुछ लोग कहें नहीं हम तो नहीं लेंगे, तो ये दुर्भाग्य है। खैर, तो साइंस में बहुत सारी समस्याएं देखी और साइंटिस्ट स्वयं बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं। फाइनमैन उनमें से एक, ली स्मोलिन उनमें से एक हैं, जॉन ग्रिविन उनमें से एक हैं। साइंस की जो समस्या है वो बड़े स्पष्ट तरीके से बताते हैं, साइंस यहाँ नहीं जानता। जिस प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, जिसकी 30 प्रॉपर्टीज महाभारत में बताई हैं, वो 30 प्रॉपर्टी हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट से तो जानी नहीं जा सकती, कि वो थॉट एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है कि वो प्रॉपर्टी कैसी होती है। उस समय कोई साउंड नहीं थी, उस समय कोई चार्ज नहीं था, उस समय कोई मोशन नहीं था, उस समय कोई मास नहीं था, उस समय कोई चार्ज नहीं था, उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, और उस पदार्थ में न वृद्धि होती है न ह्रास होता है, उतना ही रहता है। सृष्टि रचने के बाद भी रहता है और सृष्टि नहीं होती है तब भी रहता है उस पदार्थ। अब उस पदार्थ की बात करें, वो पदार्थ जड़ था, कोई गति नहीं है। बहुत से विज्ञान के विद्यार्थी तर्क करते हैं कि नहीं इन्हें सृष्टि तो पार्टिकल से बन गई, पार्टिकल में मोशन होती है, मोशन इटर्नल है, ना तो पार्टिकल इटर्नल है ना मोशन इटर्नल है। पार्टिकल की बात कर दी, सब पार्टिकल इटर्नल नहीं हो सकते। कि किस एक को इटर्नल मानेगा, किस एक को मानेगा तो दूसरा और उसका क्या संबंध है ये बताना पड़ेगा। फोटोन को इटर्नल मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को इटर्नल मानेंगे तो फोटोन क्या है, दोनों को इटर्नल नहीं मान सकते। और फोटोन के दो भाग होकर के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन जाते हैं, और भी पार्टिकल नहीं पार्टिकल बन जाते हैं, लेकिन उनसे वापस फोटोन बन जाता है। हर पार्टिकल से बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों इटर्नल नहीं है, कोई तीसरा है जो दोनों में। एक और देखिए आप, वर्चुअल फोटोन का आपने नाम सुना, क्वांटम फील्ड थ्योरी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दो में अट्रैक्शन होता है।
वर्चुअल फोटोन में कोई चार्ज नहीं है। वैसे वो वर्चुअल नहीं है, उसको जो वर्चुअल कहा जाता है वो गलत कहा जाता है। फोटोन वर्चुअल, मीडिएटेड पार्टिकल वर्चुअल और फोर्स एक्चुअल, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फोर्स एक्चुअल है तो मीडिएटेड पार्टिकल भी एक्चुअल ही होगा, भले उसका लाइफ टाइम कितना ही कम क्यों न हो। वो चार्जलेस फोटोन पॉजिटिव की ओर भी जाता है, नेगेटिव की ओर भी जाता है। एक्सचेंज हो रहा है ना? क्यों जाता है? चार्ज वाली वस्तु तो चार्ज वाली से इंटरेक्ट होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट होगा, या पॉजिटिव के साथ रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ भी होगा। लेकिन न्यूट्रल के साथ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है दोनों का? यह प्रश्न है कि नहीं फिजिक्स में? उठता है कि नहीं उठता हमारी फिजिक्स के ऊपर? दोनों में, दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी क्वार्क हो या और कोई क्वार्क हो, और नेगेटिव वाला दूसरा क्वार्क हो या इलेक्ट्रॉन हो, या पॉजिटिव वाला पॉजिट्रॉन हो, कोई हो, उन दोनों में और उस फोटोन में कुछ समानता है। उनके कंटेंट्स आपस में कहीं ना कहीं कुछ समान है। सारे समान नहीं, सारे समान होते तो एक जैसे प्रॉपर्टी होती। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो तीनों में है, इसलिए उनका इंटरेक्शन है तीनों का आपस में। इसका अर्थ हुआ तीनों ही इटर्नल नहीं है, फोटोन भी इटर्नल है। फोटोन, वैदिक फिजिक्स कहती है कि फोटोन में 360 प्रकार के वाइब्रेशन है। मैं वहां जाऊंगा प्रकृति की बात। तो मोशन किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए केवल मोशन पर्याप्त नहीं है। मोशन के साथ साथ किस दिशा में मोशन मूव करना यह भी जरूरी है, कितना मूव करना यह भी जरूरी है, कब अपनी स्पीड बदलनी है यह भी जरूरी है। वो क्या फोटोन या कोई पार्टिकल अपने आप कर लेगा? अगर ऐसा होता तो हवा में आपके में कार्बन भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब हैं। शुगर भी बन सकता था, घी भी बन सकता था, केरोसिन बन सकता था, पेट्रोल बन सकता था, पर बनता है क्या? धरती को बने कितने साल हो गए, कोई पदार्थ नहीं बना हवा से, सारे मॉलिक्यूल हैं उसमें। इसका अर्थ है कि केवल गति से काम नहीं चलता, गति के साथ दिशा और प्रयोजन, किस पदार्थ के लिए क्या निर्माण करना, और गति के लिए एनर्जी चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए फिर आपके फील्ड थ्योरी कहते हैं कि फील्ड पार्टिकल चाहिए। ये सब कहां से आएंगे? फील्ड पार्टिकल भी इटर्नल नहीं हो रहे। तो इटर्नल पदार्थ है, उसमें मोशन संभव नहीं है। जिसमें मोशन है वो इटर्नल नहीं हो सकता। हमने नहीं देखी तो क्या हुआ? किसी ने मकान बनते नहीं देखा, मकान में आके बैठ गए, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम ये कह दें कि ये मकान इटर्नल है। चलती हुई रेलगाड़ी को देख करके खेत में चल रही गाय कह दें कि रेलगाड़ी इटर्नल है इसकी स्पीड, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जिस स्पीड को प्रारंभ होते हम नहीं देखते, अंत होते नहीं देखते, उसको इटर्नल मान लेते हैं। पार्टिकल की स्पीड को, पार्टिकल की गति को हमने प्रारंभ होते नहीं देखा और अंत होते भी नहीं देख सकते, इसलिए हमने सोचा इटर्नल है। सूर्य की गति को, ग्रहों की गति को हम प्रारंभ होते भी नहीं देखते, अंत होते भी नहीं देखते, इसलिए हम सोचते हैं ऐसे ही घूम रहे हैं। गति चेतना के बिना संभव नहीं है। उद्देश्य, प्रयोजन चेतना के बिना संभव नहीं है। गति में परिवर्तन चेतना के बिना संभव नहीं है। गति को दिशा देना चेतना के बिना संभव नहीं है। तो एक तो पदार्थ था प्रकृति, जो मटेरियल है, बेसिक मटेरियल ऑफ क्रिएशन, और एक पदार्थ है कॉन्शसनेस, चेतना। उसका कोई रूप आकार नहीं है। जो सारे पदार्थ में है, जैसे विद्युत सब में है, वैसे विद्युत के अंदर भी वो है। विद्युत क्या है, ये कोई परिभाषा नहीं है साइंस में, कोई परिभाषा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो एक चेतना वहां वो गति प्रारंभ करती है, और गति प्रारंभ होने का अर्थ क्या हुआ?
गति प्रारंभ होने का अर्थ हुआ कि वो अचल जो पदार्थ भरा था सब जगह अनंत, उसमें सबसे पहले हलचल प्रारंभ, वाइब्रेशन, कंपन प्रारंभ हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ। वो फ्लक्चुएशन, वो हलचल, वो वाइब्रेशन, वो क्या था? वही वेद मंत्र है। आगे चले, आगे सबसे पहला वाइब्रेशन हुआ, उस ध्वनि का नाम है ओम। आप कहेंगे ध्वनि तो टक्कर से पैदा होती है, किसी पदार्थ की टकराने से पैदा होती है। ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए। ध्वनि 4 प्रकार की है। पहली ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं आपके कानों तक जा रही है, इसको हमारे यहां कहते हैं बैखरी ध्वनि। इसके लिए ठोस, द्रव अथवा गैस, तीनों में से एक चाहिए। कान के पर्दे तक गई है ध्वनि, उसके बाद मस्तिष्क तक जाती है। वो किस रूप में जाती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाती है। उसके लिए ठोस चाहिए नहीं, द्रव चाहिए नहीं, गैस चाहिए नहीं, उसके लिए चाहिए स्पेस। उसको हमारे कहते हैं मध्यमा। उसके बाद मस्तिष्क से मन तक जाती है, माइंड, जिसको साइंस नहीं जानता है और जान भी नहीं सकता। हालांकि इस पे काम हो रहा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन माइंड, मस्तिष्क के बाद माइंड है, मन है। वो टेक्नोलॉजी का, हमारे इंस्ट्रूमेंट का विषय नहीं है, प्रयोगशाला का विषय नहीं है। वहां तक जो ध्वनि जाती है, वाणी हमारे यहाँ शब्द है, वाणी, उसको कहते हैं पश्यंती। उसके लिए मीडियम चाहिए, मनस्तत्व, जिससे सारी पार्टिकल, सारी वेव्स बनी है। 5वें स्टेज से पहले चार स्टेज पहले बने मनस्तत्व के बाद, 4 स्टेज बाद ये पार्टिकल बनते। फिर वहां से आत्मा तक जो ध्वनि जाती है उसको कहते हैं परा। उसके लिए मनस्तत्व भी मीडियम नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए मीडियम प्रकृति, जो मूल पदार्थ, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ क्रिएशन, प्रकृति, उस वहां वो चाहिए मीडियम। तो वो जिस समय मीडियम था, सबसे पहले इटर्नल नहीं, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, उसमें ध्वनि परारूप में उत्पन्न हुई। आज के जो साउंड है उसका कह सकते हैं हम सीड ऑफ साउंड, रूट ऑफ साउंड, कॉज ऑफ साउंड, परा। ओम ध्वनि, ओम के बाद फिर छोटी छोटी और पैदा हुई, उसके बाद वाइब्रेशन बढ़ते गए और उन वाइब्रेशन से वो पदार्थ कंडेंस होता गया। कंडेंस होते होते फिर आपके इलेक्ट्रॉन भी बने, क्वार्क भी बने, फोटोन भी बने। इसलिए फोटोन के अंदर 360 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। 360 नहीं, 360 प्रकार वाइब्रेशन, लाखों हो सकते हैं। इसलिए हर फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव की और एक्सरे की, दोनों भिन्न क्यों है? भिन्न इसलिए है, घोड़े में और बकरी में एनर्जी में अंतर क्यों है? दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का खान पान अलग है, दोनों के खाने की क्षमता अलग है, इसलिए अंतर है। दोनों के जीन्स अलग हैं। एक ही होता, सब कुछ एक होता तो अलग नहीं होता। ऐसे ही हर फोटोन की एनर्जी में अंतर, इसका अर्थ है कि उसके अंदर कंटेंट, उनमें अंतर है। 360 प्रकार तो होंगे, लेकिन वो वाइब्रेशन कौन कौन से होंगे, इससे अंतर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, इनमें 480 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। 480 प्रकार के। एक साइंटिस्ट को हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। मैं आश्चर्यजनक आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अब तक इनको इटर्नल मानते हैं। इटर्नल मानने पर ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं बता रहा हूं। तो ये सब पैदा हुआ। तो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन साउंड के ही होंगे, दूसरा वाइब्रेशन हो नहीं सकता। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज चाहिए,
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास चाहिए। उस समय ना मास था ना चार्ज था। अगर मास और चार्ज उस समय होता तो फिर वो पदार्थ भी इटर्नल नहीं होता। मास और चार्ज नहीं था तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता। तब एक फील्ड पैदा चेतना नहीं किया, उस फील्ड का नाम है ओम रश्मि। उसको कहते हैं काल। आप कहते हैं टाइम। टाइम क्या है हम नहीं जानते, पर काल जिसको कहते हैं, काल है जो अन्य पदार्थों को प्रेरित करता है। ओम रश्मि सबको प्रेरित करती है। जैसे एक लाइन में कुछ ब्लॉक रख दें, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे वाले को हल्का सा गिरा दें तो सारे अपने आप गिर जाएं। मोटरसाइकिल में चाबी लगा दें, थोड़ी सी एनर्जी स्टार्ट किया, वे गाड़ी चलने लगी। लेकिन ओम रश्मि केवल वो वाइब्रेशन केवल स्टार्ट ही नहीं करता है, वो अब भी काम करता है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, उसके बीच में जब इंटरैक्शन होगा तो हम जानते हैं कि वर्चुअल फोटोन यहां उत्पन्न हो जाएगा, वो उनका एक्सचेंज होगा। यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति में वर्चुअल फोटोन कहां से आ जाते हैं, उसके लिए मटेरियल कहां से आता है? तो कहते हैं वैक्यूम एनर्जी है जो सब जगह भरी हुई है। वैक्यूम एनर्जी की कोई परिभाषा आज तक नहीं है, डार्क एनर्जी की कोई परिभाषा नहीं है। ये वैक्यूम एनर्जी वही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे जो वाइब्रेशन है वही वैक्यूम एनर्जी है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राण और छंद। कुछ वाइब्रेशन फीमेल का काम करते हैं, कुछ मेल का काम करते हैं। दोनों के इंटरेक्शन से आगे पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसके बीच में जब ये आते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसमें प्राण वेव्स ज्यादा होती है, प्राण रश्मियां ज्यादा होती हैं। हमारे एक शब्द है रश्मि, इसलिए हमने इस सिद्धांत का नाम रखा वैदिक रश्मि सिद्धांत, वैदिक रश्मि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स या क्रिएशन। तो रश्मि क्या है? रश्मि की परिभाषा क्या दी ऋषियों ने? रश्मि वह है जो दूसरी रश्मियों को पैदा करे और उसको नियंत्रित करे। समुद्र में आप जैसे लहरें देखें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें होंगी, उन लहरों के अंदर भी लहरें होंगी, उन लहरों के भी अंदर लहरें होंगी, देखा ना कभी? वैसा ही वाइब्रेशन के अंदर सूक्ष्म वाइब्रेशन, उससे सूक्ष्म वाइब्रेशन वो ओम पर समाप्त होते। इसलिए वेद की भाषा, वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा ब्रह्मांड की भाषा है, पार्टिकल्स की भाषा है, फोटॉन्स की भाषा है, उस प्रकृति की भाषा है। हम लोग सोचते हैं कि संस्कृत वेद भाषा है, वो देव भाषा, विद्वानों की भाषा। ऐसा नहीं है। देव कहते हैं पार्टिकल्स को, विद्वानों को भी कहते हैं, पार्टिकल्स को भी देव कहते हैं। देव किसको कहेंगे वैदिक साइंस में? जिसमें आकर्षण बल हो अथवा प्रतिकर्षण बल हो, प्रकाश हो, दीप्ति हो, क्रिया हो, एक दूसरे को नियंत्रित करने का स्वभाव हो, उसको कहते हैं देव। और ये सब पार्टिकल्स में होता है। सब जगह टकरा रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर दे, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स का गुण है। तो इनकी भाषा है संस्कृत। परावाणी को हम सुन नहीं सकते, पश्चिमी वाणी को हम सुन नहीं सकते। अगर इनको सुन सकते तो आज आपको प्रकाश की ये फोटॉन्स में से गायत्री मंत्र सुनाई दे रहा होता। परंतु हम किसी को भी देखना चाहेंगे तो फोटोन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फोटोन को उनके द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम इनको नहीं जान सकते। परंतु तर्क यह कहता है, जो मैंने दिया कि एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री क्यों नहीं है? अगर नहीं है एलिमेंट्री तो एलिमेंट्री कुछ और है। 7 स्टेज पीछे है। प्रकृति से महतत्व बनता है पहली स्टेज, उसकी पूरी व्याख्या तो कई दिन में होती है।
फिर मनस्तत्व बनता है, फिर प्राण और प्राण तत्व बनता है, फिर छंद रश्मियां बनती हैं, फिर स्पेस बनता है। स्पेस क्या है? स्पेस कर्व होता है ना, जनरल रिलेटिविटी कहती है ना, कर्वेचर होता, कर्व होता है। बिग बैंग वाले कहते हैं एक्सपेंड भी होता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड की स्पीड भी बताते हैं 10⁻28 मीटर पर सेकंड। प्रकाश तो चलता है 3 लाख किलोमीटर, और वो 10⁻28 मीटर पर सेकंड। जॉन ग्रेविन लिखते हैं कि ये प्रश्न उठेगा कि जनरल वो रिलेटिविटी का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कह रहे थे पार्टिकल नहीं है, स्पेस एक्सपेंड होता है, पदार्थ एक्सपेंड नहीं होता। जो एक्सपेंड हो रहा है, जो कर्व हो रहा है, जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, वह कोई पदार्थ नहीं है क्या? मास से इंटरैक्ट होता है स्पेस। बड़ा स्टार आता है, बड़ा स्टार हो, वहां से कोई तरंग आएगी, वो मुड़ जाएगी थोड़ी, यही तो है जनरल रिलेटिविटी। अर्थात स्पेस मास से इंटरैक्ट हो रहा है। और फाइनमैन ने एक और बात लिखी कि चार्ज से भी इंटरैक्ट होता है, डिस्टॉर्ट होता है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वहां स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो दूसरा पार्टिकल उसके निकट आता है। ये फाइनमैन ने लिखा लेक्चर ऑन फिजिक्स में। तो जो स्पेस चार्ज से भी इंटरैक्ट होता है, मास से भी इंटरैक्ट होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं हो, कोई मास नहीं हो, यह कैसे संभव है? मास वाला पदार्थ मास वाले से पदार्थ को इंटरैक्ट करेगा कि बिना मास वाले को करेगा? है? मास वाले को करेगा। और चार्ज वाला भी चार्ज वाले को ही करेगा। अगर बिना चार्ज वाले को करता, बिना मास वाले को करता, इसका अर्थ है कि हम जाने नहीं। इसका अर्थ हुआ कि स्पेस के भी वो कंटेंट हैं जो किसी मास वाले पार्टिकल में हैं, कुछ कंटेंट, और जो चार्ज वाले पार्टिकल में स्पेस में वो कंटेंट हैं। जब इनका इंटरेक्शन है, न डिस्टॉर्शन होगा, न कर्वेचर होगा, न एक्सपेंड होगा। तो छठा स्टेज आता है स्पेस, और सातवां स्टेज आता है पार्टिकल का। ये बात आप कहीं नहीं सुनेंगे। एक ग्रीक साइंटिस्ट हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा यू आर ओनली 1 पर्सन इन दिस प्लेनेट, ऐसा कहने वाला है कि नहीं? सही बात। ये कि फोटोन से 7 स्टेज पीछे, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन, उस मटेरियल की बात करता है वैदिक फिजिक्स। दूसरी बात करता है कि उस मटेरियल को वाइब्रेशन करने वाला एक चेतन पदार्थ, नाम कुछ भी दे लो, पर उसका वास्तविक नाम ओम ही है, क्योंकि सबसे पहले वाइब्रेशन ओम ही होता है। ओम या शब्द ही उत्पन्न होता है, लेकिन परावस्था में, इसलिए उसका नाम ओम ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं। और ओम शब्द इसलिए कहते हैं, ओम शब्द इसलिए है क्योंकि पहला वाइब्रेशन ओम ही होता है। तो साइंस, और तीसरी बात, वो चेतना ये वाइब्रेशन करके सृष्टि बना के करते क्या है? क्यों करता है? वो किसी और के लिए करता है, उसको कहते हैं जीवात्मा। जो सारी सृष्टि को बनाने की क्षमता रखता है, उसको सूर्य नहीं चाहिए, आंख नहीं उसके। सारी सृष्टि को बनाने चलाने की क्षमता रखता है वाइब्रेशन के द्वारा, उसको चंद्रमा, हवा, पानी, भूमि कुछ नहीं चाहिए, किसी के लिए चाहिए उसकी भी एक सत्ता है, और जिसके लिए चाहिए वो भी चेतन ही होगा। सूर्य अपने लिए नहीं है, किसी उसके लिए जिसकी आंखें हैं, या जिसको प्रकाश की आवश्यकता है, वनस्पतियों को। वायु उसके लिए चाहिए जो श्वास लेगा, जीवित रहेगा, उससे वो चेतन ही होगा, उसका नाम है जीवात्मा। ये 3 सत्ता इटर्नल है, अन्यथा कोई इटर्नल नहीं है। अब 3 सत्ताओं को साइंस नहीं जान सकता, जाना नहीं, इसलिए क्या हुआ,
मनुष्य ने समझा कि मेरे से ऊपर कौन, इसलिए मनुष्य स्वच्छंद हो गया है, अनुसंधान के लिए स्वच्छंद हो गया, टेक्नोलॉजी के लिए स्वच्छंद हो गया, उपभोग के लिए स्वच्छंद हो गया। इसलिए मारकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है सारे विश्व में। और इसके लिए सिद्धांत भी दे दिया कि जो इस संघर्ष है, संघर्ष में जीवित रहेगा वही जिएगा। यही है ना सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बस। अर्थात जंगल राज मनुष्य ने किया। मनुष्य ने इसलिए किया, पशु पक्षी तो नहीं जानते थे, पशु पक्षी जान भी नहीं सकते कि सृष्टि कैसे बनी, कौन चेतन है कौन जड़ है, ये भी वो जान नहीं सकते। हम तो जान सकते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, चाहे एलियंस हो। मनुष्य इसको कहते हैं जो सोच विचारने की क्षमता रखता है। सोच विचारने की क्षमता जानवर भी रखते हैं, लेकिन जो सत्य सत्य का विचार कर लेता है वह मनुष्य है। पशु जब से बने हैं वैसे ही हैं, और हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं। हम सब, ये मनुष्य धरती का राजा है। एलियंस होंगे वो भी हमारी तरह, शरीर भले कैसा हो, बुद्धिमान होंगे वो भी राजा हैं। अर्थात मननशील प्राणी सृष्टि का राजा है। परमात्मा ने हमको राजा बना के भेजा। और राजा की परिभाषा क्या है? राजा रूलर को नहीं कहते, शासक को नहीं कहते, सब पर शासन करे डंडा चले, वह राजा नहीं है। वो तो जरूरत पड़े तो वो भी करना, लेकिन किसके लिए करना? भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, राजा रंजनाथ, राजा जो संपूर्ण प्रजा का रंजन करे, उसको आनंदित करे, सुख दे, उसकी रक्षा करे, न्याय से प्रकाशित करे, वह है राजा। तो मनुष्य का कर्तव्य था कि हम धरती पर रहते हैं तो धरती के सभी प्राणियों के लिए सुख दें। हमारा साइंस, विशेषकर फिजिक्स, क्योंकि मूल में फिजिक्स खड़ा है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो या कृषि विज्ञान हो, कुछ भी हो, सबके पीछे फिजिक्स खड़ा है। तो भौतिक वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व था कि फिजिक्स को वहां से शुरू करते जहां से इटर्नल वस्तु मिल जाए। प्रयोग परीक्षण नहीं जाते तो बुद्धि से करते। तब हम सोचते हैं कि ये सब, इसके पीछे कोई चेतना है और वो चेतना ही सब कर रही है। मैं स्वच्छंद नहीं हो सकता, मेरे ऊपर कोई है। यूनिवर्सिटी का कोई प्रशासन नहीं हो, कोई वीसी प्रोफेसर एचओडी डीन नहीं हो, तो विद्यार्थी क्या करेंगे? वही करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है वो नहीं करेंगे, क्योंकि शासन नहीं रहेगा, कोई ऊपर नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कहने वाला, प्रेरणा देने वाला नहीं रहेगा। वैसा ही मनुष्य ने समझा कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम सृष्टि के अधिपति हैं, इसलिए कुछ भी करो। इसलिए लाखों प्रजातियां हमने मार डाली। प्रजाति लुप्त हो रही कि नहीं? वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो रही कि नहीं? उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। इस संसार में दो सुधर जाएं, सुधरने का मैं नहीं कहूंगा, दो अपने में कुछ बदलाव लावें, मूल तक जाएं। एक तो भौतिक वैज्ञानिक और एक धर्मगुरु। धर्मगुरुओं ने धर्म को नहीं समझा और वैज्ञानिकों ने विज्ञान की गहराई में नहीं गए, धर्म की गहराई में नहीं गए। वास्तव में धर्म और विज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे? विज्ञान के विषय में फाइनमैन लिखते हैं कि सृष्टि के जो नियम हैं वो गॉड, ईश्वर के नियम है। फिजिक्स के जो नियम है, और जितना हम उन नियमों को जानेंगे उतना फिजिक्स आगे बढ़ता जाएगा, फाइनमैन ने लिखा। अर्थात ये सृष्टि फिजिक्स के लॉ से चल रही है। और मैं जो बता रहा हूं वो ये फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स नहीं तो वैदिक फिजिक्स है। जब मॉडर्न फिजिक्स समाप्त होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल, वो हमारा फिजिक्स प्रारंभ होता है। फिर तो फिजिक्स के नियमों के अनुसार सृष्टि बनी और चल रही है और नष्ट भी होगी एक दिन। वैसे ही धर्म भी कहता है, धर्म भी फिजिक्स साइंस दो प्रकार की होती है, पदार्थ विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। पदार्थ विज्ञान फिजिकल साइंस, अध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस। धर्म भी दो प्रकार का होता है। एक धर्म जड़ का धर्म,
एक धर्म चेतन का धर्म, जड़ का धर्म ही फिजिकल साइंस है, क्योंकि धर्म की भी परिभाषा यही है, ध्रियते अनेन लोकः, जिससे लोक को धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। तो जड़ का धर्म क्या है? उन नियमों का नाम जड़ धर्म है जिन नियमों से सृष्टि बनी और चल रही है। तो फिजिकल साइंस के अनुसार हुआ, फिजिकल साइंस और जड़ का धर्म एक हुआ कि नहीं हुआ? और जिन नियमों से आत्मा का कल्याण हो सकता है, सभी प्राणी सुखी रह सकते हैं, वह आध्यात्मिक विज्ञान, वह चेतन का धर्म। तो धर्म और विज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों के एक ही लक्षण हैं। तो हमने धर्म को केवल पूजा पद्धति मान ली, आस्थाओं का विषय मान लिया, विश्वास का विषय मान लिया। आस्था और विश्वास अंधे भी हो सकते हैं, आस्था विश्वास टकरा भी सकते हो, टकराए, खून बहा धर्म के नाम पर। क्या बात है कि आप फिजिक्स आराम से पढ़ते हैं, सोलर साइंस पढ़ते हैं, ग्रहों का विज्ञान पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदू भी होता है, मुसलमान, सिख, कोई भी होता है, कोई झगड़ा नहीं है। हर देश के व्यक्ति पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कहीं बम विस्फोट नहीं होते, कोई जिहाद ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब सोलर साइंस पढ़ने में झगड़ा नहीं है, तो सोलर सिस्टम को बनाने वाले के ऊपर झगड़ा क्यों है? इस पृथ्वी बनाने वालों के ऊपर झगड़ा क्यों है? क्योंकि हमने धर्म को केवल आस्था का विषय मान लिया और अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने रूप बना दिए बनाने वाले के, इसलिए झगड़ा हुआ। धर्म तर्क का विषय है। भगवान मनु ने कहा, यस तर्केण अनुसद्धते स धर्म वेदनेतरः, जो तर्क से अनुसंधान करता है वही धर्म को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन आज छोटी सी बात तो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई, हमारी आस्था हिला दी, हमारी आस्थाओं को कुचल दिया। हमने अपनी आस्था इतनी कमजोर क्यों बना ली कि किसी ने कोई तर्क दिया और उसी में हमारी आस्था हिल गई, गिर गई। ऐसी आस्थाएं कमजोर क्यों बनाई? आस्था सत्य पर टिकी होनी चाहिए, आस्था सत्य पर टिकी होनी चाहिए, और सत्य की खोज होगी तर्क से, वैज्ञानिक सोच से। मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा अंधविश्वासों में जीते, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये अध्यात्मवादियों का विषय है। वैज्ञानिकों ने सोचा ये धर्म अध्यात्म वालों का विषय है, और धर्म वालों ने सोचा ये विज्ञान का विषय है। दोनों दूर खड़े। धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, अध्यात्म की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, तब दोनों एक ही तो है। केमिस्ट्री फिजिक्स में झगड़ा थोड़ी होता है। एक चेतन का बता रहा व्यवहार, एक जड़ का व्यवहार बता रहा, झगड़ क्यों रहे? इसलिए झगड़ रहे हैं। हमने इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स को समझा नहीं। जब हम पंखे को देखते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन का अनुभव होता है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कहीं? हमें तो अनुभव नहीं होता। अनुभव अगर जो फिजिक्स नहीं जानता उसको अनुभव नहीं होता। मिस्त्री नहीं बता सकता कि क्यों घूम रहा है, आप बता सकते हैं, विद्यार्थी बता सकते हैं। तो जो जितना गहराई से सोचेगा वो उतना गहराई से पहचान लेगा, मूल तक जाएगा। जब हमारी गहराई प्रकृति तक नहीं गई, इटर्नल स्टेट ऑफ यूनिवर्स तक नहीं गई, तो वहां ईश्वर की बात ही नहीं आ रही है। इसलिए वहां तक जाइए, और फिर वहां तक भी नहीं भी जाए। ये पेन गिरा, क्यों गिरा? आप कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ये होता क्या है? इसके बीच में क्या इंफॉर्मेशन आई? अभी तो ग्रेविटॉन की चर्चा है, अभी प्रमाणित नहीं है। इसके बीच में क्या हुआ? वैदिक फिजिक्स बताएगी। वेदों में कुछ मंत्र होते हैं, उनके जो छंद होते हैं 7 प्रकार के मुख्य रूप से, बाकी और भी होते हैं। उनमें 2 प्रकार हैं, पंक्ति और त्रिष्टुप। ये दोनों मास वाले पार्टिकल्स में होते हैं। इसमें से भी निकलेंगे, उसमें से निकलेंगे। ये दोनों रश्मियां जुड़ेंगी तो ग्रेविटॉन पैदा होगा, और वह वैक्यूम एनर्जी है ही, ये उसमें रश्मियां हैं, इनमें से भी निकलेंगी, उनमें भी है, वो सब जुड़ करके ग्रेविटॉन
एक मीडिएटेड पार्टिकल पैदा होगा, वो एक्सचेंज हो रहा, वह ग्रेविटेशन फोर्स। आज कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कोई फोर्स नहीं, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि वो कर्वेचर ऑफ यूनिवर्स है। पर कर्वेचर क्यों हुआ? मैंने कागज को कर्व किया, इसका अर्थ है कि मैंने फोर्स लगाया। फोर्स नहीं तो कागज कर्व हुआ ही क्यों? फोर्स पहले या कर्वेचर पहले? कर्वेचर पहले हुआ, फोर्स पहले नहीं हुआ। गाड़ी में जा रही है, डिप आया है तो नीचे जाएगी। डिप आया है, किसी कारण आया, बनाया है डिप, किसी ने बनाया है। या कोई रबड़ की सीट हो और उसको एक खिलौना बच्चों की गाड़ी जा रही है, ऐसे कर दे एकदम तो वो नीचे जाएगी गाड़ी, किसी ने किया है। फोर्स पहले है। उस फोर्स को इसलिए नहीं समझा कि हम हर चीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहना चाहिए, चाहना नहीं चाहिए, चाहना चाहिए। हर चीज को खोजने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन जब नहीं खोज सकते, कह लेकर तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी प्रमाणित नहीं हो रही, कुछ भी नहीं मिला, बहुत साल हुए नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन तर्क कहता है कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी दोनों ही हैं। हमारे यहां 11 प्रकार के डार्क मैटर हैं। ये विशाल जी की पुस्तक है परिचय वैदिक भौतिकी, जो वीसी साहब को दी थी आज। 11 प्रकार के, वैसे ऑनलाइन उपलब्ध है सारा। वेद विज्ञान आलोक, वेदार्थ विज्ञान, दूसरा ग्रंथ 2070 पृष्ठ का है, वो 2800 पृष्ठ का है। अब विद्यार्थी से कहूंगा कि हमारी जो साइट है वैदिकफिजिक्स.org, इस पर सारी PDF है फ्री। इनमें परिचय वैदिक भौतिकी जो इंग्लिश हिंदी दोनों में, उसे आप पढ़ें। 11 प्रकार के डार्क मैटर मिलेंगे। काल क्या है ये जानने को मिलेगा, स्पेस क्या है ये जानने को मिलेगा, और मूल पदार्थ क्या था जो प्रकृति की बात कर रहा। इतनी देर में सब नहीं समझा सकते, मूल तक नहीं पहुंचेंगे। आपने मकान खरीदा, मान लीजिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मकान खरीद रहे, मान लीजिए ऊपर रंग रोगन दे के खरीदेंगे क्या? तो धोखा भी हो सकता है। आपको यह जानना आवश्यक है कि इसकी नींव कितनी गहरी है। ये जानने का प्रयास आपको करना चाहिए, नहीं करते तो करना चाहिए। तब इस भवन में आप रह पाएंगे, रहना चाहिए। गाड़ी चलने से पहले गाड़ी के बारे में जान लेना चाहिए। ड्राइवर जानता है कि ठीक है कि नहीं है, कहीं पंचर तो नहीं है, और कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो सृष्टि में रहने के लिए हमें सृष्टि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और वहां तक जानना चाहिए जो अंतिम सीमा है। अंतिम सीमा में जाके जड़ और चेतन का पता लगेगा। जड़ चेतन का भेद नहीं है, इसलिए सारा गड़बड़ हो रहा है, सब जड़ हो गया। और देखना इसी प्रकार अगर चलता रहा तो जो विकास है वो विनाश बन जाएगा, और 50 साल बाद मुझे नहीं लगता कि मनुष्य रहेगा। इतना रेडिएशन, इतना सारे पृथ्वी को वेव से भर दिया, जो हम सुविधा के लिए उपयोग करते हैं, हम भी करते हैं व्यवस्था में। कल्पना कीजिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसमें रहने के लिए हमको परमात्मा ने नहीं बनाया। सूर्य के प्रकाश में, चंद्र के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में, वो जलायु अग्नि के प्रकाश में रहने के लिए हम बने हैं, हमारे शरीर, न कि रेडियो वेव में रहने के लिए। एक चैम्बर बन गया है। आज वैज्ञानिक इस बात को माने न माने, जो भी प्रदूषण की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, उनको पर्यावरण शब्द की परिभाषा नहीं आती है अच्छी तरह से। वो पर्यावरण का अर्थ करते हैं भूमि, जल और हवा। केवल यही नहीं, आप ये सोचिए कि कोई भी व्यवसाय है उसमें एनर्जी तो है, वो टकराएगी हवा के अणुओं से, तो क्या उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, उनका वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इसके बाद एक और आता है, ये स्पेस प्रदूषण की बात कर रहा हूं मैं। स्पेस पदार्थ है, उसके भी यूनिट्स होते हैं, वो कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो फिर कभी देखेंगे, वो बड़ा विषय है। मैं चाहता हूं इसरो के साइंटिस्टों, मैंने कहा कि मैं इसरो में आकर के स्पेस पर बोलना चाहता हूं, स्पेस क्या है क्या। तो खैर वो कह रहे हम ही आएंगे आपके पास। मैं आइए, स्वागत है। तो उसके बाद एक और आता है, सबके स्पेस प्रदूषण तो पे वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। AI का आविष्कार कहता है कि
ये खतरा है, कम उपयोग करो। स्मार्टफोन का आविष्कार कहता है इसका कम उपयोग करो, करते हैं कि नहीं करते? कई बार पेपरों में पढ़ा हुआ। साइंस, गलती करो फिर को सावधान। मिठाई की थाली दे दो और खूब उसको स्वाद लगा दो, फिर को खाना मत, डायबिटीज हो जाएगा, ज़्यादा मत खाना, थोड़ी खाना, बिगाड़ दिया। ये सब नहीं था, तब धरती अच्छी थी। दोष किसी और पर मढ़ा जाएगा। और दूसरी बात एक और है, प्रदूषण, मनस्तत्व का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, मेडिफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। वो मेरे पास आए मिलने के लिए, पेन वेव्स की बात। उन्होंने मुझे 4 या 2 पुस्तकें भेंट की अपनी। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि जो पेन वेव्स हैं हिंसा से उत्पन्न होती है, इससे भूकंप का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये भी कहा कि ये दूर गैलेक्सियों तक जाती हैं पेन वेव्स। तो मैंने कहा, मैंने प्रोफेसर बजाज साहब, आप एक पेन वेव्स की बात करता हूं, मैं कुछ और वेव्स की बात भी कर दूं। क्या और वेव्स? असत्य की वेव्स, ईर्ष्या की वेव्स, कामुकता की वेव्स, हिंसा की वेव्स, शोक की वेव्स, प्रेम की वेव्स, सत्य की वेव्स, ये भी प्रभावित करती। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की वेव्स हैं यहां। तो बोले स्वामी जी ये तो नहीं बात है, बहुत अच्छा है। आप देखिए कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को जान करके ही उसका जो टेस्ट होता है ना, उस पर प्रतिक्रिया होती है झूठ बोलने से, वो टेस्ट बता देता है कि झूठ बोल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि असत्य भाषण हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया करता है, अंग अंग पर प्रतिक्रिया करता है, हमारी कोशिकाओं में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तब वो क्या असत्य भाषण इस छत में प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वनस्पतियों को प्रभावित नहीं करेगा, और उसकी स्पीड लाइट स्पीड से बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो कहते हैं गैलेक्सियों तक प्रभावित करेगा। पेन वेव्स नहीं, ये भी वेव्स प्रभावित करेंगी। आज कोई मानेगा कि झूठ बोलने से प्रदूषण होता है? और स्पेस ठोस द्रव गैस का आधार है, और मनस्तत्व तो स्पेस का भी आधार है, वैक्यूम एनर्जी का भी आधार है। जब स्पेस हिलेगा तब क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल हिलेंगे। और जब मनस्तत्व हिलेगा तब क्या होगा? तब एक तो भूकंप आया, मान लीजिए इसको दीवार हिलाए, ऊपर हिलावे छत को, एक दीवार को हिलाए, एक जड़ को हिलाए, भूकंप आवे, तब क्या होगा? तो मनस्तत्व, झूठ, हिंसा, छल कपट, ये काम क्रोध, ये मोह, ये जो कहते हैं शत्रु, इसका पीछे ये विज्ञान है। न केवल शरीर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सारे मनस्तत्व, और मनस्तत्व से स्पेस, और स्पेस से सारे मॉलिक्यूल्स प्रभावित हो रहे हैं, पार्टिकल प्रभावित हो रहे हैं। और ये पर्यावरण प्रदूषण के मूल कारण है। मूल कारण, ये स्थूल कारण है। दूसरा, आपने देखा कोरोना में लॉकडाउन था, नदियां शुद्ध हो गई। कहते कहां से? हिमालय क्या बर्फ दिखती थी? शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? और उस शुद्ध होने पर भी साइबेरिया में हीट वेव चल रही थी कि नहीं चल रही थी? मॉस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में फव्वारे में नहा रहे थे कि नहीं नहा रहे थे लोग? साइबेरिया में हीट वेव चले, ऐसा कभी सोचा गया क्या? क्यों हुआ? स्पेस, वायुमंडल तो शुद्ध हो रहा था उस समय, जल शुद्ध हो रहा, वायु शुद्ध हो रहा, फिर भी ये वेव्स, क्लाइमेट चेंज तब क्यों हो रहा था? तब एक क्लाइमेट चेंज इस कारण हो रहा था, उस समय झूठ बहुत बोला जा रहा था। कोरोना के नाम पर झूठ, हर कोई झूठ बोल रहा था, जो जितना बड़ा उतना ज्यादा बोल रहा था। और इस टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा था। 2 प्रदूषण भयंकर हो रहे थे उस समय, इसलिए वो हीट वेव चल रही थी। और आज तो सारे प्रदूषण मिल गए, तब क्या होगा? इसका कारण ये हुआ कि हमने फिजिक्स को मूल से नहीं जाना। हमने, मनुष्य ने ये समझ लिया मैं ही सब कुछ हूं। पूंजीपति सोचता है कि मैं धरती को मुट्ठी में कर लूं, इसलिए वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वालों को खरीद लेता है, टेक्नोलॉजी के ऐसे आविष्कार करते हैं, उनका लोभ देते हैं, और हम लोग लोभ में फंस जाते हैं। जिस भोजन से भूख नहीं मिटती हो वह भोजन ठीक नहीं है, भले कितना स्वादिष्ट हो, कब तक खाओ? विज्ञान सुख देने के लिए, जो ऋषि जाने ने बताया, सबके हित के लिए। अगर विज्ञान से सुख
सुविधाएं मिली लेकिन सुख न मिला, शांति न मिली, तो वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान ही रह गया, अध्यात्म छोड़ दिया और पदार्थ विज्ञान भी मूल तक नहीं पहुंचा। इसलिए आए, फिजिक्स वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गहराई से पढ़ें, केवल पाठ्य पुस्तकों को सीमित न रखें, परीक्षाओं तक सीमित न रखें, उनकी गहराई में जाएं, उसमें भी प्रश्न खड़े करें। सूरत यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान था, तो एक एमएससी बायोटेक के छात्र ने पूछा, तो वहाँ के वीसी बोले, जो आप प्रश्न कर रहे हो क्या अपने प्रोफेसर से भी प्रश्न करते हो? क्या आधुनिक साइंस पर भी कभी प्रश्न खड़े करते हो, कभी सोचते हो? बात सही थी उनकी। प्रश्न खड़े अपने फिजिक्स पर भी करिए, केमिस्ट्री पर भी करिए, जूलॉजी पर भी करिए, बॉटनी पर भी करिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ करके नौकरी लेना अलग बात है, वैज्ञानिक बनना अलग बात है। वैज्ञानिक वही बनते हैं जो प्रश्न खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटा हो गया है और आप भी थक गए होंगे। अब मैं सारांश में बता दूं कि विद्यार्थी साइंस को पढ़ें, बहुत गहराई से पढ़ें। 11 में छात्र रहते हुए मेरे अंदर प्रश्न आया था, वो आपके मन में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, उसका उत्तर फिजिक्स ने नहीं दिया, उसका उत्तर हमने वेद विज्ञान आलोक में दिया। मेरा प्रश्न था, चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अंतर, जो मैं बता रहा था, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या होता है। मेरे अंदर 11वीं छात्र था जब प्रश्न आया था। किसी लेक्चर से पूछता नहीं था, रुड़की यूनिवर्सिटी को पूछ लिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट के रीडर को लिख दिया, कहीं से पता मिल गया, बहुत पुरानी बात है। आश्चर्य में पड़ गए और भी कई प्रश्न पूछे। तब उन्होंने कहा इसका उत्तर साइंस के पास नहीं, उसका उत्तर अब तक भी साइंस के पास नहीं है। क्यों जैन साहब? उसका उत्तर हमारे वेद विज्ञान आलोक में ही है। तो आप भी ऐसे प्रश्न उठाएं और गहराई में जाएं, हमारे साहित्य को ऑनलाइन पढ़ें। अब कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं।